करेंगे, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखेंगे, तो मोस्टली हमारे पास जो बेस बनाई जाती है, वो हमारे पास होती है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन-कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं, कौन-कौन सी चीज़ें उनके अंदर कॉमन हैं और कौन सी उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो डिफरेंट हैं। तो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बिहाफ़ पे हम एनिमल्स और प्लांट्स या जनरली अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहें, उनको क्लासिफ़ाई करेंगे। ठीक है? उनको डिफरेंट क्लासेस में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है वो फ्रूट्स में प्लांट्स को कैटेगराइज़ कर देते हैं। हम फ्लावरिंग में प्लांट्स में उनको कैटेगराइज़ कर देते हैं। हम नॉन फ्लावरिंग में उनको जो है वो रख देते हैं। इसी तरह हमारे पास एनिमल्स भी होते हैं, जिनको हम कैटेगराइज़ करेंगे। इसको फर्दर हम डिटेल के साथ आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन क्या होती है, हमारे पास जो लिविंग थिंग्स हैं वो मिलियंस ऑफ हैं, मतलब अननोन नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास मौजूद हैं। मिलियन ऑफ लिविंग थिंग्स को अगर हम कैटेगराइज नहीं करेंगे तो उनको स्टडी करना, उनको समझना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी प्रॉपर्टीज को देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने जो है वो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखते हुए डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया। हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली ये एक स्मॉल यूनिट पे मुश्तमिल होते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी चीज़ होती है, उसको कंप्राइज़ करने के लिए, उसको बनाने के लिए उसका एक बेसिक यूनिट होता है। जिस बेसिक यूनिट को मिलाते हुए एक बड़ा जो है वो कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस डेवलप होता है। इसी तरह अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखें, तो जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है सेल। और सेल को अगर हम डिफाइन करें तो ये होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये भी हमारे पास जो है लाइफ इकरा आपका जो है माइक म्यूट पे है। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, एक मिनट। अभी भी आपकी स्क्रीन विजिबल है लेकिन आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही।
इसिका लगता है आपके माइक में कोई प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक मैम शायद सिग्नल प्रॉब्लम है, 2 मिनट वेट करें, कर लेती हूँ। मिस इकरा आप स्टार्ट करें, अब मैं ये सबके जो है ना करती हूँ बंद माइक वगैरह। कुछ छेड़छाड़ कर रहा है शायद। मिस इकरा आप सुन रही हैं मुझे? मिस इकरा बोले, अब माइक ऑन है आपका। ठीक, मेरी आवाज क्लियर है? मैं स्लाइड्स शेयर करती हूँ। जी मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? मैं स्लाइड्स शेयर अब कर दूं? क्लियर है। मैं अब इन सबके जो है ना इनको कर रही हूँ माइक। अब कोई छेड़छाड़ नहीं करता, आप करें अपना काम, मैं देख रही हूँ, टेंशन ना लें। स्क्रीन शेयर करें आप। ओके, मैं इतनी देर में स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। तो हम जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली हम 2 लिविंग थिंग्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे पास ब्रॉडली डिस्कस किए जाते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स। क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों आई? क्योंकि हमारे पास मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर हम मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना चाहें तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम एनिमल्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई नहीं करेंगे तब तक हम इनको एक ब्रॉडर टर्म्स के अंदर डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखते हुए साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, जिसकी वजह से स्टडी करना आसान हुआ। और इनको जिसको हमने जो है वो
क्लासिफाई किया तो बेसिकली हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो सबसे बेसिक यूनिट है जिसके जरिए से वो बने हैं तो वो सेल है। और सेल हमारे पास स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। कोई भी चीज सेल से मिलके बनी है, वो जो मर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट से ताल्लुक रखता है, वो एनिमल से ताल्लुक रखता है, या फिर वो किसी और कैटेगरी से ताल्लुक रखता है। ठीक है, तो सारे के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बनाने वाला जो बेसिक यूनिट है वो सेल होता है। और हम मिलियन ऑफ ट्रिलियन ऑफ सेल्स से मिलके कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है। तो हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सिंपल भी होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। जो सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। यूनि का मतलब होता है वन, सेलुलर मीन सेल। ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलके बना होगा, जो बहुत ही सिंपल होगा, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और इसके अंदर मोस्टली हमारे पास बैक्टीरिया आ जाते हैं, एल्गी आ जाते हैं, ठीक है, वायरसेस भी आ सकते हैं। तो हमारे पास ये वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वेरी सिंपल होते हैं और इनको हम जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं कहते क्योंकि ये एक सेल से मिलके बने हुए होते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड टाइप आती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, तो हमारे पास वो होती है मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब होता है मैनी। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल्स से मिलके बना होगा उसको हम कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इसके अंदर प्लांट्स आ जाते हैं, इसके अंदर एनिमल्स आ जाते हैं, इसके अंदर ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं। और ये जो प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग जो आते हैं ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको स्टडी करना इतना आसान काम नहीं होता। तो हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ सेल्स भी बेसिकली क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद हमारे पास पहली क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो एनिमल्स जो शुरू में दी गई थी, जिसको जो है हमारे पास एक साइंटिस्ट रॉबर्ट हार्डनिंग ने जो है प्रेजेंट किया था। 1920 के अंदर जो है इसकी बर्थ हुई थी, 1980 के अंदर इसका जो है वो एंड टाइम था। तो इसने जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेसिकली क्लासिफाई किया था 5 किंगडम्स के अंदर। और हमारे पास किंगडम क्या होता है? किंगडम जो है वो क्लासिफिकेशन का एक लेवल होता है कि हम किस तरह से डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, किस तरह से उनको ग्रुप्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो रॉबर्ट ने 5 ग्रुप्स दिए थे जिनको हमने किंगडम कहा। फर्स्ट जो किंगडम था वो मोनिरा था, ठीक है। मोनिरा के अंदर ये सिंपल किंगडम था जिसके अंदर बैक्टीरियाज को रखा गया था। ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, जितने भी टाइप के बैक्टीरिया थे उन सबको किंगडम मोनिरा में रखा गया। सेकंड जो उसने क्लासिफिकेशन की थी वो उसने नाम दिया था किंगडम को प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के अंदर उसने सारे के सारे जो एल्गी थे उनको रखा था, ठीक है। उसके बाद थर्ड किंगडम उसने फंजाई के हवाले से दिया जिसके अंदर यीस्ट और मशरूम जैसे जो है वो ऑर्गेनिजम्स को रखा गया। उसके बाद एनिमेलिया, एनिमेलिया किंगडम के अंदर जितने भी एनिमल्स थे उन सबको रखा गया। फिफ्थ वन और लास्ट वन जो किंगडम प्रेजेंट किया गया उसको प्लांटी कहा गया। और प्लांटी के अंदर ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स को रखा था, उनको डिस्कस किया गया था। अब हम जो है वो बैक्टीरिया के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। ये 5 किंगडम्स थे, मेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटिया। इन 5 किंगडम्स को देखते हुए हम कुछ डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला है वो हमारे पास बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किस किंगडम से ताल्लुक रखता है? ये किंगडम मोनिरा से ताल्लुक रखता है। और बैक्टीरिया चूंकि हमारे पास सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ये एक पे मुश्तमिल ऑर्गेनिजम्स होते हैं और हमारे सराउंडिंग्स में हर जगह पाए जाते हैं। पूरी जमीन के ऊपर कहीं भी ये मौजूद हो सकते हैं, हमारी हवा मौजूद हो सकती है, वाटर के अंदर मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ टाइप ऑफ सम टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक मतलब ये हुआ कि वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं कुछ बैक्टीरिया।
और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कंज्यूमर होते हैं, जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं, होस्ट पे डिपेंड करते हैं, जहां ये रहते हैं वहां से खुराक हासिल करते हैं। क्योंकि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर पाएंगे तो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से खुराक हासिल करेंगे या फिर किसी भी डेड बॉडी से ये जो है वो अपनी खुराक हासिल करेंगे। तो हमारे पास बैक्टीरिया दो टाइप्स के होते हैं, फोटोसिंथेटिक और नॉट फोटोसिंथेटिक, जिनको हम कंज्यूमर्स कहेंगे। और कुछ बैक्टीरिया जो है वो डिजीज भी काज करते हैं प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। और कुछ बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास योगर्ट के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो दही के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम सेकंड किंगडम की बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमने एल्जीज को रखा है। एल्जी क्या होते हैं? एल्जी भी यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, मतलब कॉलोनीज बना के रहते हैं, ग्रुप्स की फॉर्म में रहते हैं। और कभी कभी ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। जो कॉलोनियल होंगे एल्जी, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये हमारे पास जनरली पॉन्ड्स के अंदर, लेक्स, सी, रिवर, इस तरह वाटर वाले एरियाज के अंदर जो है वो एल्जी ग्रो करेगा। क्योंकि एल्जी जो होते हैं ये हमारे पास फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्योंकि इनके पास ना क्लोरोफिल मौजूद होता है। और क्लोरोफिल होने की वजह से ये इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट होगा तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकेंगे, और फोटोसिंथेसिस करेंगे तो इसका मतलब वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकेंगे। और अपनी खुराक खुद तैयार करने की वजह से इनको हम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और इसकी जर्नली एग्जांपल्स में हमारे पास क्लेमेडोमोनास आता है, वोल्वोक्स आते हैं, और स्पाइरोगायरा वगैरह आते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे क्लेमेडोमोनास दिखाया भी हुआ है, ये एल्जी से ताल्लुक रखता है। ठीक है। और ये इसके अंदर देखो, अगर आपको नजर आ रहा है, साइटोप्लाज्म के ऊपर वाला जो है, ये ग्रीन पार्ट जो इसके अंदर नजर आ रहा है कर्व फॉर्म के अंदर, ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है। और इस क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से फोटोसिंथेसिस का फिनोमिना इसके अंदर होगा। ठीक है। जहां पे भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है तो उसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है, और उसकी वजह से उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। एनिमल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, जिसकी वजह से उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं होता। नेक्स्ट वन हमारे पास थर्ड किंगडम आता है फंजाई। और फंजाई के अंदर जनरली यीस्ट वगैरह को रखा जाता है, मशरूम्स वगैरह को रखा जाता है। तो फंजाई जो होते हैं ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं फंजाई के अंदर, ये ज्यादातर फिलामेंटस फॉर्म्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है। फिलामेंट की सूरत में पाए जाते हैं। हमारे पास जितने भी फंजाई होती हैं उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। अब चूंकि इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कराएंगे। अगर वो फोटोसिंथेसिस का फिनोमिना शो नहीं कराएंगे तो वो अपनी खुराक भी खुद तैयार नहीं कर रहे। इसका मतलब वो अपनी खुराक के लिए भी किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इन्हसार करेंगे। और जनरली जो इनका खुराक हासिल करने का मेथड है वो एब्जॉर्प्शन मेथड है, कि वो एब्जॉर्ब करके खुराक को जो है वो हासिल करेंगे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और अपनी सराउंडिंग के अंदर, उसकी सराउंडिंग में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वहां से ये स्टक होके एब्जॉर्ब करेंगे और इस तरह से एनर्जी हासिल करेंगे। तो इसके अंदर जनरली हम तीन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारे पास यीस्ट होगा जो फंजाई में डिस्कस किया जाएगा। सेकंड वन हमारे पास रिहिजोपस है, और थर्ड वन हमारे पास मशरूम्स होते हैं। तो मशरूम्स को हम उर्दू में खिम्बिया भी कहते हैं। ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट वन है यीस्ट। यीस्ट हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक फंजाई होती है, और यीस्ट जो है हमारे पास बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होते हैं जिसको हम जो है फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है। चीज़ों को वो बेकिंग के अंदर जो है वो मतलब उसको हम क्या कहेंगे, जैसे वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है वो कराएंगे यीस्ट।
जैसे वो फूल जाती है, उनकी जो साइज होता है वो डबल हो जाता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन का प्रोसेस यीस्ट करवाती है। इसके अलावा रिजोपस जो होते हैं, ये ब्लैक ब्रेड मोल्ड होती है जिसको हम फफूंदी कहते हैं। ये आप नमी की वजह से ब्रेड के ऊपर भी जो है वो एस्ट करती है, और इसके अलावा फ्रूट्स के ऊपर भी जो है वो मॉइस्ट की वजह से पैदा हो जाती है। तो थर्ड वन हमारे पास जो फ्लाई आते हैं वो मशरूम्स हैं, और मशरूम्स जो है वो अम्ब्रेला लाइक फॉर्म के अंदर होती है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अम्ब्रेला लाइक होता है, और ये ज्यादातर जो है वो डंप्स ऑफ डेब्रिस, मतलब आपके पास ना गंदगी वाले एरिया के अंदर ये मौजूद होती हैं। हीप्स ऑफ डंग्स, गोबर वगैरह के ऊपर ये मौजूद होती हैं, ठीक है। उनको हम मशरूम्स कहते हैं। कुछ मशरूम्स जो हैं बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी होती हैं, और कुछ मशरूम्स को मेडिसिन्स के तौर पे भी यूज किया जाता है, और इनकी कुछ टाइप्स जो है, इनकी कुछ काइंड्स ऑफ मशरूम्स जो हैं वो टॉक्सिक भी होती हैं और नुकसानदाह भी होती हैं। तो ये एक मशरूम है, जिस आप देख सकते हो ये अम्ब्रेला लाइक इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट वन हमारे पास आते हैं एनिमल्स। एनिमल्स हमारे पास मल्टी सेलुलर होते हैं। सिमिलरली प्लांट्स भी हमारे पास मल्टी सेलुलर होते हैं, और प्लांट्स इंक्लूडिंग एनिमल्स हमारे पास दोनों ही बहुत ही ब्रॉडर टर्म्स हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इनको जो है वो स्टडी करना हमारे पास जो है वो एक ब्रॉडर एरिया होता है। और अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एनिमल्स हम बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करेंगे, जिनको हम आगे जाके नेक्स्ट स्लाइड्स में भी देखेंगे। इसी तरह हमारे पास प्लांट्स हैं, प्लांट्स को भी हम देखेंगे। दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंस होता है वो फोटोसिंथेसिस का होता है। प्लांट्स फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जबकि एनिमल्स फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करेंगे, ठीक है। प्लांट्स अपनी तैयार करदा खुराक का कुछ हिस्सा खुद यूज करेंगे। जो रिमेनिंग होगा, जिसके अंदर इसके पास मौजूद होगी ग्लूकोज, उसको ये स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट। जिस स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड को फिर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम जनरली एनिमल्स कहते हैं, वो यूज कर लेते हैं। तो जो प्लांट्स का फ्रूट होता है, ये एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है जो उसने स्टोर की होती है। नेक्स्ट हमारे पास एनिमल्स की जो है, चूंकि मैंने शुरू में बताया था, हम दो चीजों को क्लासिफाई करेंगे ब्रॉडर टर्म्स में, एनिमल्स और प्लांट्स को। तो फर्स्टली हम एनिमल्स को देखेंगे। एनिमल्स को डिवाइड किया जाता है दो कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट वन जो है वो वर्टिब्रेट्स है, सेकंड टाइप होगी इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास बैकबोन मौजूद होती है। ऐसे तमाम एनिमल्स जो रीढ़ की हड्डी रखते हैं उनको हम वर्टिब्रेट्स कहेंगे। और मोर देन हमारे पास 47,000 काइंड ऑफ जो है वो ऑर्गेनिजम्स इस तरह के हैं जिनको हम वर्टिब्रेट्स का नाम देते हैं। इसके अलावा अगर हम वर्टिब्रेट्स को आसानी के लिए, अपनी असिस्टेंस के लिए इसको मजीद क्लासिफाई कर देते हैं ताकि वर्टिब्रेट्स को समझना, इनको स्टडी करना आसान हो जाए, तो हम वर्टिब्रेट्स को 5 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज द फिशेस, सेकंड वन जो है वो एम्फीबियंस है, थर्ड वन रेप्टाइल्स, फोर्थ वन बर्ड्स, एंड फिफ्थ वन आर मैमल्स। ठीक है, ये 5 कैटेगरीज हैं जो वर्टिब्रेट्स के अंदर डिस्कशन होगी। वर्टिब्रेट्स रीढ़ की हड्डी वाले हैं। आपने जो है फिशीज को भी देखा होगा कि उसका एक वर्टिब्रल कॉलम होता है, जहां से फिर फर्दर जो है वो उसकी रिब्स टाइप जा टाइप स्ट्रक्चर होता है। तो फिशीज, एम्फीबियंस, इनको हम जो है वो डिटेल से भी डिस्कस करते हैं। ये इनकी कैटेगरीज है, जैसे कि मैमल्स किस तरह के हैं, बर्ड्स है, फिशीज है, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। फर्स्ट वन हमारे पास मैमल्स होते हैं। मैमल्स के अंदर ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। जितने भी कॉम्प्लेक्स और ब्रॉडर एनिमल्स होते हैं, जैसे कि काउज है, गोट्स, हॉर्सेस, कैट्स, ये हमारे पास मैमल्स में आते हैं। मैमल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए जानवरों को इस ग्रुप में रखा जाता है। जो एनिमल मैमल्स की
जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करेगा उस एनिमल को मैमल्स में रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैमल्स के जिस्म पे बाल होते हैं या फिर फर होती है, ठीक है। अगर किसी भी जानवर के जिस्म पे बाल है, फर है, तो उसको हम मैमल्स में रख सकते हैं। अब हम ये तो नहीं करेंगे ना कि फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स को मैमल्स में रख दें। बर्ड्स जो है वो एक अलग कैटेगरी है हमारे पास। और सेकंड इसकी जो बेसिक है वो ये है कि बेबीज आर फीड ऑन द मदर्स मिल्क, जिसकी वजह से हम इस तरह की कैटेगरी वाले एनिमल्स को मैमल्स में रखेंगे। थर्ड वन ये है कि जो मैमल्स हैं उनका जो न्यू बॉर्न होता है वो जनरली इनसाइड द मदर्स बॉडी जो है वो डिवेल्प होता है, ठीक है। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जो है वो फिर बेबी जो है वो आउटसाइड द मदर्स बॉडी जो है फिर वो सरवाइव करता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसके बिहाफ पे हम मैमल्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास जो वर्टिब्रेट्स आते हैं वो बर्ड्स हैं। बर्ड्स के अंदर कुछ टाइप्स हमने यहाँ लिखी हुई है, स्पैरोज, क्रोज, पैरट्स, डव्स, रॉबिन्स, हेन्स, ये हमारे पास जो है वो बर्ड्स में आते हैं। और बर्ड्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी कि इनके फीदर्स होते हैं, विंग्स होती हैं और इनके पास बीक्स, चूंच होती है। और डिफरेंट एनिमल्स की जो बीक्स होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है एनिमल्स जो है ये सॉरी बर्ड्स जो है ये किस तरह से फ्लाई करते हैं, क्योंकि इनके पास जो बोन्स होती हैं, इनकी जो हड्डियां होती हैं ये अंदर से खोखली होती हैं, होलो होती हैं, जिसकी वजह से ये इनका जो वेट होता है वो कम होता है। और इनके अंदर ना हवा की थैलियां होती हैं, एयर सैक्स होती हैं, मतलब हवा की थैलियां होती हैं, जिसकी वजह से इनका जो लाइट वेट हो जाता है और ये इजीली जो है वो फ्लाई करते हैं, उड़ सकते हैं। बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो इस फ्लाइंग प्रोसेस को जो है वो फुलफिल करते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ एनिमल्स जिसके अंदर कीवी और ऑस्ट्रिच आते हैं, शुतुरमुर्ग आते हैं, ये ऐसे एनिमल बर्ड्स हैं जो कि फ्लाई नहीं करते बल्कि ये रनिंग बर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो बर्ड्स हैं ये अपना जो रिप्रोडक्शन है या अपना जो अमले तौलीद है वो एग्स के जरिए से करते हैं, मतलब ये अंडे देते हैं और जो एग है वो हैच किया जाता है इनटू अ बेबी बर्ड, ठीक है। जब अंडे से फिर एक नया बच्चा निकलता है, तो इस तरह से जैसे कि हमने मैमल्स में देखा उनका रिप्रोड्यूसर्स किस तरह से वो जनरेट होते हैं, वो इनसाइड द मदर बॉडी जो है वो ग्रो करते हैं। लेकिन बर्ड्स के अंदर कैसे होता है, एग से फिर जो है वो न्यू बॉर्न निकलता है। जनरली हमारे पास एनिमल्स या मैमल्स को देखें तो हमने डिस्कस किया कि उनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर फर होते हैं। डिफरेंट मैमल्स के ऊपर जो हेयर्स और फर जो है उसकी कंसंट्रेशन, उसकी मिकदार उसके क्लाइमेट पे डिपेंड करती है, वो किस माहौल में रहता है, उसके इन्वायरमेंट का क्लाइमेट किस तरह का है, वो इस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पोलर बेयर की बात करें, बर्फानी रीछ की बात करें, तो वो कोल्ड एरियाज में रहता है, उसका जो क्लाइमेट है वो कोल्ड है, इस वजह से उसके जिस्म पे जो फर है वो बहुत ज्यादा थिक होगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम एनिमल की एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट जो होता है वो हॉट क्लाइमेट में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर थिक कवरिंग ऑफ हेयर और फर की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट जो है वो एनिमल्स मॉडिफाई होते हैं, क्योंकि डार्विन थ्योरी भी तो यही थी कि नेचुरल एग्जिस्टेंस के जो नेचर के साथ जितना ज्यादा कंपेंसेट करेगा वही सरवाइव कर सकता है, नेचुरल एग्जिस्टेंस जिसको हम कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ना कुछ मैमल्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हेल और डॉल्फिन की। तो हमारे पास जो ब्लू व्हेल है ये पूरी दुनिया के अंदर पाया जाने वाला सबसे बड़ा एनिमल है, जिसको हम ब्लू व्हेल कहते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन सॉरी एमसीक्यू भी आ सकता है कि पूरी दुनिया के अंदर पाया जाने वाला सबसे बड़ा मैमल कौन सा है, तो वो हमारे पास ब्लू व्हेल होता है। ब्लू व्हेल जो है वो 35 मीटर
बड़ी होती है, उसकी जो लेंथ है वो 35 मीटर लॉन्ग होती है और 120 टन उसका वेट होता है, तो लार्जेस्ट एनिमल है। इसी तरह हमारे पास इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन जो है, जिसको हम सुसु भी कहते हैं, ये जो है वो पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है, इसके अलावा दुनिया में कहीं भी नहीं पाई जाती इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ फॉर एग्जांपल आपके पास एमसीक्यू आ जाता है कि कौन से मैमल्स इंटेलिजेंट मैमल्स कंसीडर किए जाते हैं, तो उसके अंदर ह्यूमन, इंसान सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मैमल होगा। उसके अलावा मंकी, गुरिला एंड चिंपैंजी, ठीक है। अगर हम साइंस को डिस्कस करें तो फिर ये जो है वो इवैल्यूएशन से ही ह्यूमन बींग्स अराइज हुए हैं। अगर हम साइंस को डिस्कस करें तो ये हमारे पास इंटेलिजेंट मैमल्स होते हैं, जिसमें ह्यूमन, मंकी, गुरिला और चिंपैंजी शामिल हैं। ये चार जो है मैमल्स, इनको इंटेलिजेंट मैमल्स कंसीडर किया जाता है। इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट जो है वो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक स्पेशल केस आता है, वो बैट का है। बैट ऐसा एनिमल है जिसको हम फ्लाई एनिमल कहते हैं, फ्लाइंग का प्रोसेस ये शो करता है, ठीक है। लेकिन हमने इसको किस कैटेगरी में रखा है? चिमगादड़ को हम रखते मैमल्स की कैटेगरी में है। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ मैमल्स हैं, आप देख सकते हैं, इनके नाम भी लिखे हुए हैं। ये कॉम्प्लेक्स टाइप के हमारे पास मिक्स हैं मैमल्स, मोस्टली इनके अंदर एनिमल्स को डिस्कस किया गया है। थर्ड वन हमारे पास आते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स रेंगने वाले जानवर होते हैं, जो रेंग के चलते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास लिजर्ड्स आ जाते हैं, डायनासोर्स आ जाते हैं। एक्चुअली ना डायनासोर्स जो है ये मोस्ट इवेल्युएटेड फॉर्म है लिजर्ड की, ठीक है। छिपकली की जो एडवांस फॉर्म थी वो हमारे पास डायनासोर थे, और डायनासोर जो थे ये बिगेस्ट रेप्टाइल्स थे अपने दौर के। एंशियंट टाइम्स में ये सबसे बड़े जो थे वो रेप्टाइल्स होते थे, और डायनासोर्स की कुछ टाइप जो है वो फ्लाइंग भी होती थी। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और भी टाइप्स के रेप्टाइल्स हैं, जैसे कि स्नेक्स हैं, टर्टाइल्स हैं, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ये सारे रेप्टाइल्स में आते हैं, रिंग के चलते हैं। इनकी कुछ स्पेसिफिसिटी भी होती है, खूबियां होती है, जैसे कि इनकी जो स्किन है वो बिल्कुल ड्राई होती है, थिक होती है और स्केली स्किन होती है, ठीक है। और वो इस तरह की स्किन क्यों रखते हैं? क्योंकि वो रींग के चलते हैं। अगर उनकी ये ड्राइनेस नहीं होगी, उनकी स्किन थिक नहीं होगी और स्कली नहीं होगी, तो फिर उसकी बॉडी प्रोटेक्शन कैसे होगी? तो बॉडी प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने उसकी स्किन को इस तरह से डिजाइन किया है कि वो प्रोटेक्ट रहे। और इनका जो रिप्रोड्यूसिंग का प्रोसेस है वो लेइंग एग है, कि ये अंडे देते हैं खुश्की के ऊपर। और इसके अलावा इनके जो अंडे होते हैं वो भी, उसके ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है, जो शेल होता है, वो भी काफी थिक लेदरी टाइप का शेल होता है, जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और बहुत सारे रेप्टाइल्स जो हैं उनकी 4 टांगे होती हैं, 4 लिम्स होते हैं, ठीक है। और लेकिन हमारे पास कुछ रेप्टाइल्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास लिम्स नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल स्नेक्स के पास कोई लिम्ब नहीं होता। नेक्स्ट वन हमारे पास एम्फीबियंस आते हैं, ये हम वर्टिब्रेट्स को डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ वन जो है वो हमारे पास एम्फीबियंस है। एम्फीबियंस में हमारे पास टोड, फ्रॉग, स्लेमेंडर, इस तरह के एनिमल्स आते हैं। और ये जो है ये भी 4 लिम्ब्स रखते हैं। एम्फीबियंस जो है ये पानी के अंदर भी रह सकते हैं और खुश्की के ऊपर भी रह सकते हैं, मतलब ये दोनों इन्वायरमेंट्स में एरियाज में एग्जिस्ट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाटर के अंदर एज वेल एज ऑन लैंड एग्जिस्ट करते हैं। और इनके सांस लेने के लिए ना स्किन के जरिए से
सांस लेते हैं या फिर इनके पास लंग्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास ना फ्रॉग के पास होते हैं। तो ये लंग्स एज वेल एज अपनी स्किन के जरिए से सांस लेते हैं। और इनकी जो स्किन होती है रेप्टाइल्स के कोरेस्पोंडेंस में अगर हम देखें तो इनकी स्किन लूज स्किन होती है और वेट स्किन होती है, गीली होती है, ठीक है, मॉइस्चराइजिंग होती है इनकी स्किन। और इनके अंदर बहुत सारा जो अपना लाइफ स्पैन है, जो एडल्ट एम्फीबियंस होंगे वो अपना लाइफ का ज्यादातर हिस्सा खुश्की पे गुजारेंगे, लेकिन जब उन्होंने अपनी रिप्रोडक्शन करवानी है तो फिर अंडे देने के लिए वो पानी में चले जाएंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह से वो अपनी लाइफ का ज्यादातर हिस्सा खुश्की पे गुजारेंगे, सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो फॉर द सेक ऑफ लेइंग एग्स वो पानी में जाएंगे। एम्फीबियंस के जो एग होंगे ये एक उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो बीड्स इन जेली, जैसे कि वो मोती होते हैं जेली के अंदर, उस तरह से इनके अंडे होते हैं, बीड्स इन जेली। और ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और इसका जो शेल होगा वो हार्ड नहीं होगा, लेकिन रेप्टाइल्स का शेल बहुत ही हार्ड था, आउटर कवरिंग ऑफ एग जिसको हम कहते हैं। और हमारे पास कुछ एम्फीबियंस इस तरह के होते हैं जो सर्दी के अंदर ना खुद को मट्टी के अंदर दबा देते हैं, ब्रिड कर देते हैं अपने आप को मट्टी में, और एक लंबे अरसे तक सोए रहते हैं ताकि वो अपने पास जो कोल्ड क्लाइमेट है उससे बच सके। फॉर द प्रोटेक्शन पर्पसेस वो अपने आप को मट्टी में दबा देते हैं और एक लंबे अरसे तक जो है वो सोए रहते हैं, जैसे कि हमारे पास फ्रॉग से आप वेल फैमिलियर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पे कुछ एम्फीबियंस आपको नजर भी आ रहे होंगे, जिसके अंदर फ्रॉग है, स्लेमेंडर है, ठीक है, लॉन्ग टोड भी है हमारे पास यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ टाइप ऑफ वर्टिब्रेट्स है जो कि लास्ट वन टाइप है, उसको हम फिशीज कहते हैं। फिशीज की अगर हम टाइप्स को डिस्कस करें तो मोर देन 25,000 जो फिशीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं पूरी दुनिया के अंदर। और फिशरीज जो है वो भी बहुत ही ब्रॉडर टर्म है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्चेस भी हो रही हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट का जो एरिया ऑफ रिसर्च है वो फिशरीज के ऊपर होता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी ब्रॉडर एंड अ वास्ट टर्म। इसके हमारे पास जो फिशीज होती हैं इनकी जो बॉडी है वो अल्लाह ताला ने इस तरह से डिजाइन की है कि वो पानी में तैर सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी बॉडी को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइंड बॉडीज। मेरे पास अजान हो रही है तो हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं। प्लीज ये जरा जो पीछे की स्लाइड थी ना, पिक्चर्स वाले फिशेस की, वो तो जरा दोबारा से रिपीट कर दें। जी आपकी बात क्लियर आई। वालेकुम अस्सलाम।
जी, तो हम फिशेज़ को डिस्कस कर रहे थे। हमारे पास ऑल अराउंड द वर्ल्ड 25,000 काइंड से भी ज़्यादा तरह की फिशेज़ मौजूद हैं और इनकी बॉडी स्ट्रीम लाइक होती है ताकि वो स्विम कर सकें। उनको तैरने में आसानी रहने के लिए अल्लाह ताला ने उनको इस तरह से डिज़ाइन किया है और इनकी बॉडी के ऊपर फिन्स होते हैं, गिल्स होते हैं और गिल्स के ज़रिए से ये साँस लेते हैं, ठीक है? जो फिन्स हैं वो उसको तैरने में मदद देती हैं, ठीक है? हमारे पास बहुत सारी जो फिशीज़ हैं ये एग्स प्रोड्यूस करती हैं और इनके एग जो है वो पानी में मौजूद होते हैं और इसी तरह स्पर्म भी वहीं पे होते हैं तो वहाँ पे उनका जो है वो फर्टाइल हो जाते हैं वो, ठीक है? और बहुत ही कम फर्टिलाइज़ेशन वहाँ पे होती है। ये हमारे पास जो 5 डिविजन्स थी वो हमने वर्टिब्रेट्स की डिविजन्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि आपको पता है वर्टिब्रेट्स बैकबोन वाले एनिमल्स थे। इनवर्टिब्रेट्स हमारे पास आउट बैकबोन वाले एनिमल्स होंगे जिनके पास बैकबोन नहीं होगी। इसके अंदर इंसेक्ट्स आ जाते हैं, स्नेल्स आ जाती हैं, स्टारफिश और कुछ वर्म्स आ जाते हैं, ठीक है? अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें जिनको हम हशरात कहते हैं, तो ये हमारे पास ज्वाइंट लेग्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनकी टांगें जुड़ी हुई होती हैं और इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड मीन जिसको हम कहते हैं टुकड़े-टुकड़े हुए होती हैं, मतलब उसके पार्ट्स होते हैं बॉडी के, जो मोस्टली हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं सेगमेंट। अगर हम बात करें हिस्से तो एक उसका हेड होता है, एक इसका थोरैक्स होता है और एक उसका एब्डोमेन होता है। मतलब अगर आपने मक्खी को देखा है, अगर आपने कॉकरोच को देखा है, तो उसके हेड के फ़ौरन बाद जिसको हम नेक की तरह का पार्ट कंसीडर करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास थोरैक्स होता है और थोरैक्स के नीचे अगर हम आते हैं, तो वो उसका एब्डोमेन होता है जिसको हम एब्डोमेन देखेंगे, ठीक है? और जनरली हमारे पास इंसेक्ट्स की 6 टाँगें होती हैं जिनको 3 पेयर्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं और इनका जो स्केलेटन होता है, इनका जो ढाँचा होता है, वो थोड़ा-सा सख्त होता है ताकि उसकी बॉडी को प्रोटेक्शन मिल सके और इसके स्केलेटन की वजह से जो हार्डनेस है, उसकी वजह से ही इसकी जो है वो बॉडी प्रोटेक्ट रहती है। ये हमारे पास कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं, इसके अंदर कुछ है, जेलीफिश है, स्कैलप है, स्नेल्स हैं, ठीक है? स्पाइडर, मकड़ी भी आपके पास इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आती है, ठीक है? देखो इनको हमने एनिमल्स में रखा हुआ है, फिर एनिमल्स को हमने 2 टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। जो इंसेक्ट्स हैं, जिनको हम हशरात कहते हैं, जिसके अंदर बटरफ्लाई आती है, जिसके अंदर मक्खी आती है, जिसके अंदर आंट्स आती हैं, कॉकरोच वगैरह आते हैं, ये सारे हमारे पास इंसेक्ट्स की कैटेगरी में लाई करते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ वर्म्स होते हैं जो कीड़े-मकोड़े होते हैं, ठीक है? उनको हम वर्म्स कहेंगे। वर्म्स हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि उनके पास कोई बैकबोन नहीं होती बल्कि उनकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है। अगर आपने केंचुए वगैरह देखे हैं, आपने कुछ वर्म्स देखे हैं जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो इंटेस्टाइनल वर्म्स भी हमारे पास होते हैं जो आपके जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है? टेप वर्म भी होते हैं हमारे पास, राउंड वर्म्स भी होती हैं, ठीक है? मिट्टी वाले एरिया में केंचुए वगैरह मौजूद होते हैं, नमी वाले एरियाज़ में, तो उनकी बॉडी को अगर देखा जाए तो बहुत ही सॉफ्ट बॉडी होती है उनकी और उसके अंदर कोई लिम्ब्स भी नहीं होते, ठीक है? जैसे कि हमने रेप्टाइल्स में, एम्फिबियंस में डिस्कस किया कि उनके 4 लिम्ब्स होते हैं, तो वर्म्स के कोई लिम्ब्स नहीं होते और इनकी जो बॉडी होती है वो इलोंगेटेड होती है, मतलब लंबूतरे टाइप होते हैं, जैसे कि स्नेक्स होते हैं, साँप होते हैं, इस तरह की इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है और इसके अंदर जो है वो अर्थवर्म आ जाते हैं, राउंड वर्म्स आ जाते हैं, टेप वर्म्स आ जाते हैं, फ्लैट वर्म्स आ जाते हैं और इनकी बॉडी जो है कुछ की सेगमेंटेड बॉडी होती है और कुछ वर्म्स की बॉडी जो है वो बिल्कुल फ्लैट होती है विदाउट एनी सेगमेंट होती है। जनरली अगर हम देखें अर्थवर्म और टेप वर्म्स की जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है, अर्थवर्म और टेप वर्म की। लेकिन अगर हम देखें फ्लैट वर्म्स की और राउंड वर्म्स की, इनकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड बॉडी नहीं होती बल्कि इनकी फ्लैट बॉडी होती है।
इसी तरह अगर हम कुछ फिशेस की बात करें तो स्टारफिश और सी एनीमोन जो है, घोंगे जो होते हैं हमारे पास, ये मेरीन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। समंदर के अंदर पाए जाने वाले इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास स्टारफिश और सी एनीमोन जो है वो आते हैं। ये हमारे पास जो डिस्कशन थी वो सारी एनिमल्स के हवाले से थी बेसिकली, ठीक है। पहले हमने 5 किंगडम्स को डिस्कस किया, उस 5 किंगडम के अंदर हमने क्लासिफिकेशन देखी है एनिमल्स की। अब हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं प्लांट्स की, ठीक है। ये कुछ डिफरेंस का टेबल है, इसको आप देख लीजिएगा जब मैं ये नोट्स आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है, हमने प्लांट्स को भी कवर अप करना है। तो हमारे पास जनरली प्लांट्स जो हैं उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लावर ग्रो करते हैं, ठीक है, उनको हम फ्लावरिंग कैटेगरी में रखेंगे। जिनके पास फ्लावर्स नहीं होते उनको हम नॉन फ्लावरिंग में रखेंगे। और नॉन फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं वो स्पोर बेरिंग होते हैं, उनके जिस्म पे स्ट्राक होते हैं, ठीक है। और अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स को डिस्कस करें तो ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर फूल हैं उनको फ्लावरिंग कहेंगे, और जो फ्लावर्स हैं यही उस प्लांट का जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। जो उसकी रिप्रोडक्शन के लिए प्रोसेस करवाएगा वो फ्लावर ही उसके अंदर पार्टिसिपेट कराएगा। जनरली अगर हम फ्लावर को देखें तो फ्लावर के ऊपर कुछ पेटल्स होती हैं जो कि कलरफुल होती हैं, ठीक है, जो अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट्स को फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। और इसके अलावा फ्लावर के जो पेटल्स के नीचे का जो ग्रीन कलर की जो वो होती है, कवरिंग होती है, उसको हम सेपल कहते हैं। और अगर हम पेटल्स और सेपल्स को कंबाइन करें तो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, फ्लोरल लीव्स। फ्लोरल लीव्स क्या होते हैं, पेटल्स प्लस सेपल्स, इसको हम कहते हैं फ्लोरल लीव्स। तो इनसाइड द सेपल्स हमारे पास जो है कलरफुल लीव्स होते हैं जिनको हम पेटल्स कहते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो जो है उनके अंदर सीड्स ग्रो करते हैं। फ्लावर को अगर हम ओपन करके देखें, उसकी पेटल्स के बिल्कुल सेंटर के अंदर हमारे पास कुछ सीड्स मौजूद होते हैं। वो उसका फ्रूट की फॉर्म के अंदर उसके अंदर स्टोर होते हैं, और यहाँ से फिर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसको कंसिडर किया जाता है। और हर एक बीज से एक प्लांट ग्रो कर सकता है, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट जिसको हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जो है वो बेयर करता है 1 or 2 सीड लीव्स। जब हमारे पास एक बीज को जो है वो सीडलिंग की जाती है, जब बीज को दबाया जाता है मिट्टी में, तब जब वो ग्रो करके उसका एम्ब्रियो जब बाहर निकलता है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो मिट्टी से वो 2 जो है वो या फिर 1 या 2 लीव्स की फॉर्म में वो सबसे पहले बाहर निकलता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं कॉटिलेडन। और कॉटिलेडन जो है उसके अंदर कुछ एनर्जी, कुछ फूड जो है वो स्टोर्ड अमाउंट के अंदर बीज के अंदर मौजूद होती है वो, ठीक है, जिससे फिर वो एम्ब्रियो ग्रो करता है। उसको इनिशियली वहां से एनर्जी या फूड प्रोवाइड की जाती है। और जो हमारे पास घास होती है, इसके सीड्स के पास 1 कॉटिलेडन मौजूद होता है, ठीक है। कॉटिलेडन क्या होता है ये मैंने आपको बताया कि एम्ब्रियो जो है जब वो बाहर निकलता है तो उसके पास जो लीव्स होते हैं, या वो 1 लीव होगा या फिर 2 लीव्स होंगे, उसको हम कॉटिलेडन कहते हैं। और कॉटिलेडन के अंदर थोड़ी सी एनर्जी या फूड स्टोर होती है जो एम्ब्रियो को ग्रो करने में मदद देती है। जब वो एम्ब्रियो ग्रो कर जाता है तो फिर वो प्लांट जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। प्लांट हमारे पास ना सिर्फ ऊपर ही ग्रो नहीं कर रहा होता, बल्कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो इनसाइड द अर्थ, जमीन में भी हो रही होती है। जब वो प्लांट अपने आप को एंकर कर रहा होता है, जमीन में गाड़ रहा होता है, तो उसकी जो ग्रोथ है वो ऊपर तो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लेकिन जमीन के नीचे भी उसकी जड़ें ग्रो कर रही होती हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर उसकी ग्रोथ हो रही होती है। अगर वो जमीन में ग्रो नहीं करेगा तो फिर वो आउटसाइड द अर्थ जो है, सॉइल से बाहर भी फिर वो ग्रो करना पॉसिबल नहीं है। तो दोनों तरफ से ग्रोथ हो रही होती है प्लांट की। हमारे पास कुछ प्लांट्स जो जिनको हम कहते हैं
अच्छा जी जी, हमारे पास ना एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनके फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स बिल्कुल नेक्ड है, उनके ऊपर कोई आउटर कवरिंग नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, वो इनसाइड द जो है वो फ्रूट मौजूद होते हैं, तो वो कवर होते हैं, जिसकी वजह से उनको हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। और ऐसे फ्रूट्स जो जिनके बीज जो है वो आउटसाइड होते हैं, बिल्कुल ओपन होते हैं, तो नेक्ड होते हैं, मतलब उनको हम जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, इनको हम 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन। मोनोकोटिलेडन का मतलब है कि उसके पास 1 कोटिलेडन होगा। और कोटिलेडन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जब एम्ब्रियो जमीन से जब बीज बाहर निकलता है, अगर उसके पास 1 पत्ता होगा तो उसको मोनोकोटिलेडन कहेंगे, अगर उसके 2 पत्ते होंगे तो उसको हम डाइकोटिलेडन कहेंगे। इसके अलावा अगर मैं आपको बीज से एग्जांपल दूं, तो कुछ हमारे पास अगर फ्रूट्स के बीज को देखा जाए तो वो हमारे पास मोनोकोटिलेडन भी होते हैं और डाइकोटिलेडन भी होते हैं। जैसे कि बीन्स, फलियां जो हैं, फलियों के जो सीड्स होते हैं वो डाइकोटिलेडन होते हैं। इसी तरह मटर के जो सीड्स हैं, मटर के जो दाने हैं, वो भी डाइकोटिलेडन होते हैं। रोज फूल के अंदर जो बीज होता है, पेटल्स के बिल्कुल सेंटर लेडन होता है। इसी तरह अगर मैं मोनोकोटिलेडन की बात करूं, तो हमारे पास जैसे चावल है, चावल को अगर आप देखो तो इसका कोई कोट नहीं होता, मतलब ये सिंगल होता है, मोनोकोटिलेडन ये होता है। इसी तरह गंदुम भी मोनोकोटिलेडन के अंदर आ जाता है। ठीक है, हमारे पास जो मोनोकोटिलेडन होते हैं, इनके जो फ्लोरल लीव्स होते हैं, और फ्लोरल लीव्स कौन से होते हैं, पेटल्स प्लस सेपल्स। फूल के ऊपर जो पत्तियां हैं और पत्तियों के नीचे जो ग्रीन कलर की स्पॉटिव पार्ट होता है, उसको सेपल्स कहते हैं। तो पेटल्स प्लस सेपल्स को हम फ्लोरल लीव्स कहते हैं। फ्लोरल लीव्स जो है मोनोकोटिलेडन के अंदर 3 या फिर 3 का मल्टीपल होंगे, मतलब उसके अंदर जो पत्तियां होंगी या वो 3 होंगी या फिर 6, 9, 12, मतलब 3 का मल्टीपल होंगी। ये इसकी निशानी है। ठीक है, इस तरह का जो भी फ्लावर होगा उसको हम मोनोकोटिलेडन के अंदर रखेंगे। और डाइकोटिलेडन वाले पौधे कौन से होंगे, उनके जो फ्लोरल लीव्स होंगे या वो 4 होंगे या वो 5 होंगे या फिर 4 और 5 का मल्टीपल होंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो था वो फ्लावरिंग प्लांट्स के हवाले से था, जिसको हमने मोनो और डाइकोटिलेडन्स में डिस्कस किया। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो है वो फूल नहीं उगते, जैसे कि आपने एलोवेरा का पौधा देखा है, उसके ऊपर कोई फूल नहीं उगता। फर्न्स होते हैं आपके पास, इसके अलावा हमारे पास मॉसेस होते हैं, कॉनिफर्स होते हैं, इनके पास ना फूल नहीं लगते। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास इनके जो कॉनिफर्स के जो पत्ते होते हैं वो निडल लाइक होते हैं, सुइयों की तरह पतले पतले पत्ते होते हैं। और इनकी जो रिप्रोडक्शन होगी वो बीजों के जरिए से होगी। इनके पास फ्लावरिंग पार्ट नहीं है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर अगर हम कंसीडर करते थे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर्स को, तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स ना होने की वजह से उसके सीड्स को रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है ये कुछ टाइप्स हैं हमारे पास। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नेक्ड आई से नजर नहीं आते, आम आंख से नजर नहीं आते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ती है। उन ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोस्कोप जो है वो उसको मैग्नीफाई कर देता है, उसके साइज को। ठीक, डिपेंड करता है उस माइक्रोस्कोप की एबिलिटी के ऊपर, माइक्रोस्कोप की कैपेसिटी के ऊपर, कि उसको कितने टाइम मैग्नीफाइंग पावर दी गई है। ठीक है, हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी होते हैं। जो हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसकी मैग्नीफाइंग पावर जो है वो 500 नैनोमीटर तक होती है ऑलमोस्ट। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो चूंकि इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करता है, इसलिए उसकी मैग्नीफाइंग मल्टीप्लाई करने की इमेज को जो पावर है वो बहुत ज्यादा होती है। और ऑलमोस्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो बहुत ही अहम होता है, क्योंकि उसके जरिए से हम जो है वो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं।
ठीक है, तो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ओल्डेस्ट है जो जमीन पे पाए जाते हैं और बिलियन ऑफ ईयर्स पुराने हैं ये हमारे पास। ठीक है, इसी तरह इनकी टाइप्स भी बहुत ज्यादा होंगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी सराउंडिंग्स में हर जगह मौजूद होते हैं, इंक्लूडिंग हमारी एयर, सॉइल, डस्ट, फूड एटसेट्रा। ठीक है, चूंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसलिए हमें नजर भी नहीं आते, तो हम जो है वो अंदाजा भी नहीं कर सकते कि हम कितने जो है वो पोल्यूटेड एरियाज में रहते हैं और हमारा जो इन्वायरमेंट है कितना जो है वो अनक्लीन और नॉट हाइजीनिक इन्वायरमेंट है। तो हमारे पास मेनली वायरसेस, बैक्टीरिया और फंजाई को डिस्कस किया जाता है। वायरसेस जो है ये हमारे पास पहले भी डिस्कस किया, यूनिसेलुलर होते हैं, और वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई ये आम आंख से नजर नहीं आते हमें। और वायरस को अगर हम इसका लैटिन वर्ड है ये, और लैटिन वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वायरस का मतलब होता है जहर, पॉइजन। तो हमारे पास जो वायरसेस हैं ये ऑलमोस्ट हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, और हार्मफुल होने की वजह से ये डिफरेंट बीमारियां फैलाते हैं, जिसके अंदर जनरली पोलियो है, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस, एड्स। इसके अलावा और भी कुछ बीमारियां हैं वो वायरल अटैक्स की वजह से हो जाती हैं, जैसे कि हमारे पास अब जो है मोस्ट रिसेंटली कोविड आया हुआ है, ये भी वायरल अटैक है और एक वायरस की वजह से हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट वन आता है बैक्टीरिया। हमारे पास 5000 से ज्यादा टाइप के बैक्टीरिया जो हैं वो नॉन है, जिनको हम स्टडी कर चुके हैं साइंटिस्ट। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी तक हमने जो है वो फाइंड आउट नहीं की, जिन पे अभी भी रिसर्च जारी है। तो अगर हम बैक्टीरिया को देखें तो एक कप दही के अंदर है वो बिलियन ऑफ बैक्टीरिया हैं, चूंकि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। चूंकि मैंने पहले भी बताया था कि कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, जनरली ये हमारे पास हार्मफुल भी होते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। तो बिलियन ऑफ बैक्टीरिया एक कप के अंदर मौजूद होंगे। चूंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इस वजह से बिलियन ऑफ बैक्टीरिया वहां पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, हमारी सराउंडिंग्स में मौजूद होते हैं और इनकी डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कुछ रोड लाइक होते हैं, कुछ फ्लैट होते हैं, कुछ जो है वो लिंक फॉर्म में मौजूद होते हैं, स्पाइरल फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके अलावा जो बैक्टीरिया से बीमारियां फैल सकती हैं जो हमारे पास हार्मफुल होते हैं, उसमें नमूनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है जिसको हम टीबी कहते हैं, टाइफाइड है हमारे पास, कॉलेरा है, फूड पॉइजनिंग है, और जो है हमारे पास वायरसेस को अगर हम देखें तो वायरल अटैक जो हो जाता है तो फिर ये हमारे पास ना एक पेंडेमिक डिजीजेस जो है वो जन्म लेती हैं वायरल डिजीजेस से, वायरसेस की वजह से। थर्ड वन हमारे पास एक और टाइप है जिसको यहाँ पे इतना ज्यादा एलेबोरेट नहीं किया गया पिछली स्लाइड में, जैसे कि मैंने बताया कि फंजाई भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। तो फंजाई क्या होते हैं? फंगस जैसे कि हो जाती है बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर जो फंगस का अटैक हो जाता है, तो इस तरह से मोल्ड जिसको हम कहते हैं, यीस्ट जो हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, फफूंदी लग जाती है चीजों को, इस तरह से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसका ज्यादातर हमारे पास जो फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ कनेक्शन होता है। और फंजाई जो है ये कंज्यूमर्स होते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि जिस ऑर्गेनिज्म पे जो इनका होस्ट होता है वहां से अपने रहने की जगह भी लेते हैं और वहां से भी करते हैं। ठीक है, सारी जो फंजाई हैं वो हमारे लिए नुकसानदा होती हैं और कुछ जो है वो प्लांट्स कितना रह गया है? के अंदर। मैम बस मेरी 2 स्लाइड्स रहती हैं, चलिए ओके, बस मैं इसको वाइंड अप कर रही हूँ। ठीक है, फंजाई भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनके कुछ बेनिफिट्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के और कुछ हमारे पास नुकसानात हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। अगर हम एडवांटेजेस को देखें तो हम अपनी खुराक बनाने के लिए जैसे कि बेकिंग करवानी होती है तो हम यीस्ट यूज कर लेते हैं, और जैसे कि योगर्ट में हम बैक्टीरिया को यूज कर लेते हैं। तो इस तरह ये हमारी खुराक के अंदर भी हमारे लिए फायदेमंद होते हैं।
चीज बनाने के लिए हमें ये हेल्पफुल होते हैं। इसी तरह सेकंड वन हमारे पास डाइजेशन के प्रोसेस में ये हेल्पफुल होते हैं। बैक्टीरिया की एग्जिस्टेंस की वजह से हमारे स्टमक के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्मूथली रन करता है। हमारी इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ वर्म्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास डाइजेशन पॉसिबल होती है। मेडिसिन बनाने के लिए हमारे पास, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए हम फंजाई वगैरह को यूज करते हैं। ठीक है। एक्चुअली ना हमारे पास कभी भी वायरसेस और बैक्टीरिया वगैरह ना मरते नहीं है, ये डेड नहीं होते, बिल्कुल मरते नहीं है। दो काम होते हैं, या तो उनकी ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है या फिर उनको जो है वो उनकी फंक्शनैलिटी को कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास ये डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ चीजें गल सड़ जाती हैं, उनको डिकम्पोज करवाने के लिए हमारे पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं। डेड एनिमल्स के ऊपर जो काम कर रहे होते हैं, ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जो रिसाइकलिंग के प्रोसेस के अंदर हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, वो यही है कि ये बीमारियां फैलाते हैं डिफरेंट तरह की, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिफरेंट बीमारियां फैलाएंगे उनको हम पैथोजेंस कहेंगे। ठीक है। और जनरली इनको हम इन्फेक्शियस डिजीजेस कहेंगे। इन्फेक्शियस डिजीजेस वो डिजीजेस है जो एक एनिमल से दूसरे एनिमल तक प्रोसीड कर जाती हैं। थैंक यू सो मच। ये हमारे पास दो टॉपिक्स को हमने इलेबोरेट किया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और क्लासिफिकेशन को। इसके रिलेटेड नोट्स मैं शेयर कर दूंगी। थैंक यू। ये किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लें, उसके बाद सर हसन अपना जो है सेशन लेंगे। कुछ भी पूछना है तो मैम इकरा इज हियर फॉर आंसरिंग यू। किसी का भी कोई सवाल है तो वो कर सकता है। जी सर आप स्टार्ट करें। आई थिंक कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आवाज़ क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। आज हम मैथ का जो टॉपिक करेंगे वो है सेट से मतलब सेट को डिस्कस करेंगे। सेट क्या है? सेट जी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, उनको हम सेट कहते हैं। और ये जो सेट थ्योरी दी है, ये जीरो काउंटर ने यानी सेट थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया है। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है एसएससी के लिए भी, किसने इंट्रोड्यूस करवाया था सेट्स को। अच्छा, इसके मुताबिक जो सेट है जी वो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। अच्छा, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स से क्या मुराद है हमारी? वेल डिफाइंड से मुराद ये है भी जो भी हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दें एलिमेंट्स को, वो उसको क्वालिफाई करें। अगर वो नहीं कर रहा तो वो फिर सेट ही नहीं बनता। मिसाल तौर पे अगर हम कहते हैं भाई क्लास के तमाम अच्छे बच्चे, तो ये एक सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्लास में कौन अच्छा बच्चा है पार्टिकुलरली हमें कोई पता नहीं। 4 भी अच्छे बच्चे हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो इसलिए वेल डिफाइंड हो, यानी उसका नाम ले दिया जाए। अगर वो अकरम कहते हैं या अहमद कहते हैं तो, या 4-5 बच्चों के नाम ले दें सेट के अंदर, तो वो फिर वेल डिफाइंड बन जाएगा। डिस्टिंक्ट से मुराद ये है जी भी वो रिपीटेड ना हो, यानी हर एलिमेंट जो सेट का हो वो रिपीट ना हो। मिसाल तौर पर अकरम एक मरतबा सेट में आ गया है, 5 बच्चों का सेट है अच्छे बच्चों का, उसमें अकरम, असलम, नदीम 2 और हैं, तो अकरम जो है 2 मरतबा रिपीट ना हो। तो
सेट की जो प्रॉपर फिर डेफिनेशन बनी, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमारे पास बनी, वो है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मिसाल के तौर पर जैसे हमारी 7वीं क्लास के बच्चे, वो तमाम बच्चे जिनका वेट 35 kg रिप्रेजेंट करता है, वो उनका एक सेट बन जाएगा। तो जिसको हम सेट कह सकते हैं। ये एलिमेंट ऑफ सेट क्या है? जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं सेट के अंदर, उनको हम सेट के एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 प्लस माइनस 1, इस तरह ये तमाम उसके सेट के क्या बन जाएंगे? एलिमेंट्स। सेट को जाहिर करने के लिए जो हम नोटेशन यूज़ करते हैं, वो यूजुअली जो होती है कैपिटल लेटर होते हैं, और जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के, उनको हम स्मॉल जो अल्फ़ाबेट हैं उनसे जाहिर करते हैं। मिसाल तौर पे अगर x कोई एलिमेंट है सेट ए का, तो हम कहते हैं भी x उस सेट ए से बिलोंग करता है। ये साइन जो है मैथमेटिक में ये बिलोंग के लिए यूज़ होता है। अगर कोई x एलिमेंट है नहीं बिलोंग करता, तो हम उसी के ऊपर ऐसे लाइन लगा देंगे, नॉट बिलोंग टू ए। इसकी मिसाल एक ले लें, बी कलेक्शन ऑफ वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हम कहते हैं भी हम वी जो है कोई सेट जाहिर करता है अल्फ़ाबेट को, तो जो अल्फ़ाबेट हैं वो वी के ये सेट बन गया। वी सेट है जो जाहिर करता है अपना वावल्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो ए ई आई ओ यू ये सब बिलोंग करेंगे वी सेट से। अच्छा, दो सेट की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जी, बहुत अहम है। वो क्या है भी? हम किसी भी दो सेट के अंदर एलिमेंट्स को उनकी जो रिप्लेसमेंट है कर सकते हैं एक दूसरे से। मसलन जैसे यहाँ पे हमारे पास ABC सेट है, तो मैं उसको ACB भी लिख सकता हूँ, BCA भी लिख सकता हूँ, और BAC भी लिख सकता हूँ। इससे सेट पे कोई असर नहीं होगा, वैसे का वैसे ही रहेगा। अच्छा, अब सेट में जो रिपीटेड एलिमेंट है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, अभी उनको नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने कहा अभी वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, यानी उनको रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम अगर कोई हमारे पास इस तरह सेट लिख दे, तो उसको जो असल लिखने का तरीका है, क्योंकि हमने जैसे कहा भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट को नहीं ले सकते, तो जो रिपीटेड हो रहे हैं उनको वन टाइम लिख के ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये हमारे पास सेट आ जाएगा। सेट को जो है ना डिस्क्राइब करने के 3 मेथड हैं। एक है स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म में हम जो वेल डिफाइंड उनकी डिस्क्रिप्शन होती है एलिमेंट्स की, उसको ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं। जैसे सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 7 इज रिटन एज, भी सेट ऑफ ऑड नंबर जो हैं जो 7 से कम है, उनको हम ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट फॉर्म है। ये एग्जाम्पल हैं 2 और, ये आप देख लीजिएगा। ये है जी टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। इसमें क्या होता है, इसमें हम ऐसे करते हैं भी उसके एलिमेंट्स लिखते हैं प्रॉपर। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हम 1 2 3 4 5, फिर ऐसे सेट ऑफ वावल्स में ब्रैकेट्स के अंदर उसके एलिमेंट्स लिखेंगे, ना कि स्टेटमेंट लिखेंगे। इस फॉर्म को कहते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। आगे हमारे पास आ जाएगी जी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है, इसमें हम वेल डिफाइंड एलिमेंट्स जो होते हैं सेट के, उनको ऐसी सूरत में लिखते हैं भी उसमें एक्स इस्तेमाल जो अल्फ़ाबेट है उनका इस्तेमाल हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे एक्स जो है वो सिंबल है कोई भी वेरिएबल का, तो हम कॉलन लगाएंगे। इसको ऐसे पढ़ना है सच दैट के लिए, या कॉलन ये, और या ये स्लैश टाइप लगाएंगे। तो ये एक्स आगे स्लैश टाइप जब आएगी तो हम कहेंगे सच दैट कि एक्स बिलोंग करे उस नंबर से या उस सेट से। इसकी मिसाल देखने से आपको क्लियर हो जाएगा।
भी अगर ए डिनोट करता है सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 6 एंड 14, इट कैन बी रिटन इन सेट बिल्डर फॉर्म एज। सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे भी ए कोई सेट है और एक्स जो कि इसका ए का ही एलिमेंट है, सच दैट एक्स जो एक्स है इवन नंबर है, इवन नंबर है एक्स। फिर उसने बताया भी बिटवीन 6 एंड 14, बिटवीन से मुराद एग्जैक्ट 6 नहीं है, 6 से छोटा और 14 से छोटा और 6 से बड़ा, वो नंबर हमारे पास आ जाएंगे इन बिटवीन 6 एंड 14, यानी एग्जैक्टली वो नहीं। अगर इंक्लूड होता तो यहाँ पे एक और लाइन डलती है, वो बराबर के लिए शो होती है भी या 6 के बराबर और 6 से ज़्यादा और 14 के या बराबर या 14 से कम। क्योंकि यहाँ पे बराबर लाइन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ भी 6 से बड़े और 14 से छोटे। एग्जांपल्स हैं इसकी। आगे जी एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जो कि कोई एलिमेंट कंटेन नहीं करता। इसको हम नल सेट भी कहते हैं, वर्ड सेट भी कहते हैं। और इसको डिनोट करने का सिंबल ये है, और रोस्टर फॉर्म में हम इसको डिनोट इस तरह कर सकते हैं जो कि सेट बिल्डर नोटेशन है। एम्प्टी सेट जो होता है जी वो फिनिट सेट होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी इसके अंदर फिनिट होते हैं। एग्जांपल देखते हैं, सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 0। होल नंबर का सेट जो 0 से कम है, अब होल नंबर में तो 0 से कम होता ही नहीं कोई, शुरू ही 0 से होता है, तो ये फिर कौन सा सेट बनेगा? ये एम्प्टी सेट बनेगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी भी, जो नल सेट है वो कभी भी 0 सेट के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 0 सेट जो है वो एक एलिमेंट उसके अंदर होता है, वो है 0। आगे जी कार्डिनल नंबर ऑफ एम्प्टी सेट क्या होता है, यानी ऑर्डर ऑफ एम्प्टी सेट वो होता है जी 0, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसका ऑर्डर 0 है। क्योंकि ऑर्डर, या इसको हम कार्डिनल भी बोलते हैं ऑर्डर को, ऑर्डर ऑफ द सेट होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। किसी सेट के अंदर अगर 2 एलिमेंट हैं, लेट सपोज कर लें भी ए सेट है, उसके अंदर ए और बी 2 एलिमेंट, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा। सिंगलटन सेट ऐसा सेट होता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, जैसा कि ये मिसाल है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ना तो एक्स प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है, वो 0 नंबर हो सकता है। डिफरेंट एग्जांपल हैं सिंगलटन सेट की। आगे है जी हमारे पास फिनट सेट क्या होता है? फिनट सेट ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो काउंटेबल हों या फिनट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखता हो। और एम्प्टी सेट जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया वो भी एक फिनट सेट है। अच्छा, इसकी एग्जांपल सेट ऑफ रेनबो का जो कलर का सेट है वो भी फिनट सेट है, क्योंकि हमें पता है रेनबो में 7 कलर होते हैं, तो वो भी एक फिनट सेट है। इनफिनिट सेट ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट को हम लिस्टेड नहीं कर सकते या गिन नहीं सकते या काउंट नहीं कर सकते, इसके नेवर एंडिंग एलिमेंट्स होते हैं जो यानी एंड ही नहीं होते। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 आगे डॉट 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 सो ऑन चलते जाएं, ख़त्म नहीं होंगे। आगे जी इनफिनिट सेट को हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में नहीं ज़ाहिर कर सकते। एग्जांपल्स हैं इनफिनिट सेट की। आगे जी इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट से मुराद होता है तकरीबन कह लें भी बराबर। 2 सेट तब बराबर होंगे अगर उनका कार्डिनल जो है वो बराबर हो। कार्डिनल यानी ऑर्डर ऑफ सेट्स 2 सेटों का अगर ऑर्डर ऑफ सेट्स एक जैसा है तो वो 2 सेट्स जो हैं वो कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट। इसकी एक एग्जांपल देख लें, उससे क्लियर हो जाएगा भी ए सेट है, उसका ऑर्डर ए है 3 है,
उसके एलिमेंट 1 2 3 हैं, और बी सेट है पी क्यू आर एलिमेंट्स हैं और इसके ऑर्डर भी 3 है। तो हम इसको फिर इक्वलेंट सेट कहेंगे, इक्वल नहीं कहेंगे, क्योंकि इनके एलिमेंट्स डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम क्वांटिटी में है, यानी उनका ऑर्डर सेम है, तो इसलिए हम इनको इक्वलेंट सेट कहें। तो ये इसके लिए साइन जो यूज होता है ये डबल एरो के साथ होता है, ए और बी के दरमियान इक्वलेंट सेट ज़ाहिर करने के लिए। फिर हमारे पास होगा इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स वो अच्छा इक्वल सेट्स ऐसे सेट होते हैं वो एक दूसरे के सबसेट होते हैं, यानी तो दो सेट तभी होंगे भी अगर हर ए का हर एलिमेंट सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद हो और सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में मौजूद हो। इस सूरत में हम ऐसे सेट को इन टू सेट्स को हम कहेंगे इक्वल सेट्स। अच्छा, इनका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। मिसाल तौर पे ये दो सेट्स हैं, ए है पी क्यू आर एस है, दूसरा बी है वो भी पी क्यू आर एस टाइप या एलिमेंट आगे पीछे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमने ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी है सेट्स की, भी जो एलिमेंट्स ऑफ सेट्स हैं हम उनकी जो रिप्लेसमेंट कर सकते हैं एक दूसरे से, यानी पी को इधर लिख सकते हैं, क्यू को दूसरी तरफ लिख सकते हैं, यानी हर किसी की पोजीशन शफल कर दें तब भी सेट वही रहेगा। तो ये हर सूरत में अगर इनके एलिमेंट सेम हैं तो ये बराबर ही रहेंगे। सबसेट क्या होते हैं? अगर ए और बी दो सेट हैं तो ए जो है सेट सबसेट कहलाएगा बी का अगर ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद हो, तो हम ए को सबसेट ऑफ बी कहेंगे। इसके लिए जो सिंबल यूज़ होता है ये इस तरह का यूज़ होता है, रेड कलर में जो नज़र आ रहा है। आगे जी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सबसेट के हवाले से। एवरी सेट जो होता है सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का सबसेट होता है। हर जो सेट होता है वो अपने आप में एक सबसेट होता है। एवरी जो एम्प्टी सेट है वो हर सबसेट है हर सेट का। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है, चाहे वो लिखने में आ रहा हो कि नहीं। मिसाल तौर पे अगर यहाँ कुछ ये सेट है तो ये भी एम्प्टी सेट कंटेन करता है। एम्प्टी सेट सबसेट है हर सेट का। आगे कुछ एग्जांपल हैं, ये देख लेंगे आप। अभी सुपर सेट क्या होता है? अगर ए जो है वो सबसेट हो बी का, ए सबसेट हो बी का और बी कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। बी सेट कम से कम एक ऐसा एलिमेंट रखता हो जो ए का एलिमेंट ना हो, तो बी जो है फिर ए का सुपर सेट बन जाता है। मैं रिपीट करता हूँ, अगर ए है सबसेट ऑफ बी and B contains at least one element which is not the element of set A, तो ये B सेट फिर सुपर सेट कहलाएगा सेट A का। इसकी एक एग्जांपल, आवाज आ रही मेरी? जी सर बिल्कुल क्लियर आ रही है और वाजे है आज जबरदस्त। जी सर की तरफ आई थिंक सिग्नल इशू है, 1 या 2 मिनट वेट करें। आज हर तरफ ही नेटवर्क जो है करप्ट हो रहा है। आ जाते हैं वापस को। किसी ने इस दौरान कोई क्वेश्चन करना है तो हैंड रेज कर ले। माइक सॉरी इसलिए बंद कर रखे हैं कि अक्सर जो है वो प्रेजेंटेशन बन बैठे थे आज प्रेजेंटर। किसी ने कुछ बोलना है तो हैंड रेज कर दें। जी मिस साइमा आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम। मैम मैंने टेस्ट के बारे में कहना था, जो टेस्ट पहले लेना हो उसका ना सुबह 10 के 11 बजे मैसेज कर दीजिए करिए, ताकि उसकी मैम तैयारी हमने करिए जो करें। टाइम टेबल दिया है उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लेक्चर होता है उसका फर्स्ट टेस्ट होता है 3 बजे और सेकंड जो जी लेक्चर होता है
उसका टेस्ट 5 बजे होता है, तो ये आप माइंड में रखें। अब नहीं कल मिस फर्स्ट टेस्ट मैम वो आज आगे पीछे हो गया ना, तो जॉब से आगे फिर उसकी तैयारी कर लेते हैं तो वो होता नहीं है, दूसरा हो जाता है। नहीं उसी तरतीब से हुआ है। पहला टेस्ट मैम जवेरिया ने लिया है और सेकंड मैम साजिदा ने लिया है। नहीं आज अस्सलाम पहला वालेकुम। मैम आवाज आ रही साजिदा को हो गया था। चलें ठीक है, मैम आवाज ओके सर हसन आप कैरी करें। सुपर सेट क्या होता है? अगर ए सबसेट हो बी का, और बी कम से कम बी का एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में मौजूद ना हो, तो सेट बी को हम सुपर सेट कहते हैं सेट ए का। जैसा कि हमारे पास ये एक एग्जांपल है, अभी ए सेट है सेट ऑफ वावल्स का, और बी सेट है सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स का। तो अगर हम देख रहे हैं भी ए जो है, ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद है, क्योंकि बी जो है सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स है, वो सेट ऑफ वावल्स है ए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट ए से बिलोंग नहीं करते, तो सेट बी जो है वो इसलिए सेट ए का सुपर सेट हो गया। आगे जी प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अगर ए और बी दो सेट हों, ए जो है वो प्रॉपर सबसेट बी का कहलाएगा अगर ए सबसेट हो बी का और बी सुपर सबसेट हो ए का। लेकिन इसका मतलब कतन ये नहीं है भी ए इज इक्वल टू बी हो, यानी बी का कम से कम कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो सेट ए में नहीं होगा, तो इसलिए हम उसको कहेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अभी ये नोट इस हवाले से, नो सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट प्रॉपर सबसेट नहीं होता अपने आप में, और जो नल सेट होता है वो प्रॉपर सेट होता है हर सेट का। पावर सेट क्या होता है जी? पावर सेट होता है तमाम कोई भी सेट है उसके उसके जितने भी सबसेट बनते हैं उसको हम कहते हैं पावर सेट ऑफ ए। मिसाल आपके सामने है भी, अगर ए इज इक्वल टू पी क्यू है, कोई भी सेट है, इसके पावर सेट जो हम सबसेट बनाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट, वो हमारे पास 4 है। तो इसको किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं, उसके लिए एक फार्मूला जो यूज होता है, 2 इंडेक्स के ऊपर एन होता है, यानी जितने उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि इस सेट के 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 की इंडेक्स पावर में 2 आ जाएगा, तो 2 टाइम्स 4 होता है, तो यानी उस सेट के इस सेट के 4 सबसेट बने जो कि आपके सामने है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जो तमाम सेटों के एलिमेंट को कंटेन करता है। इसको रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट मतलब भी सिंबल यूज हो सकते हैं, जैसे यू, कैपिटल यू है, और ये साई का सिग्नेचर है, ये भी यूज कर सकते हैं। ये इसकी एग्जांपल है जी यूनिवर्सल सेट की। ये सेट के ऊपर कितनी किस्म के ऑपरेशन होते हैं? सेट के ऊपर 4 ऑपरेशन होते हैं। यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होते हैं, कंप्लीमेंट होते हैं सेट के, और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट होता है। ये 4 ऑपरेशन होते हैं। कोई एमसीक्यूज आपसे पूछ सकता है अभी, नंबर ऑफ ऑपरेशन दैट आर यूज इन सेट्स तो कितने हैं? 2 हैं, 3 हैं, 6 हैं, तो आपने वो इस लिहाज से याद रखनी है ये चीज़ें। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है जी? डेफिनेशन, यूनियन ऑफ सेट जो होता है वो स्मॉलेस्ट सेट होता है जो कि दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंटेन करता है। इसकी एग्जांपल ये है भी, अगर ए और बी 2 सेट हैं तो इनका यूनियन में दोनों सेटों के एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो रिपीट हो रहे हैं। जैसा कि ए में 4 है और बी में भी 4 है, तो 4 जो ए यूनियन बी में हम लिखेंगे वो 2 4 5 6 7 8 लिखेंगे। ये नहीं होगा भी 4 को 2 टाइम्स लिखेंगे, क्योंकि हम प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं भाई कोई भी एलिमेंट हो सेट का तो उसको डिस्टिंक्ट होना चाहिए। आगे जी यूनियन में प्रॉपर्टी है, ये अगर ए और बी 2 सेट हैं
तो उनके यूनियन जो रहता है वो जो ए और बी का यूनियन होगा, ए और बी दोनों क्योंकि उसमें कंटेन करते हैं यूनियन में, तो ए और बी उसके सबसेट हैं यूनियन के। और यूनियन ऑफ सेट जो होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। किसी भी दो सेट्स का यूनियन होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, दूसरी डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव है, ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट की है। ये इसमें देखें, अगर ए यूनियन नल सेट है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये यूनियन जो है दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंटेन करेगा। नल सेट जो ऑलरेडी इधर एग्जिस्ट करता है ए में, तो ए ही आएगा। ए यूनियन ए खुद आएगा, ये एडम्बेंट लॉक है। फिर यूनिवर्सल सेट के साथ अगर ए का यूनियन है तो वो यूनिवर्सल ही आएगा, क्योंकि हम जैसा कि यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जो दुनिया के तमाम सेट के एलिमेंट रखता है। तो यूनियन ऑफ ए के साथ यूनिवर्सल का, क्योंकि ए ऑलरेडी कंटेन इन यू, तो आंसर यू आएगा। आगे नोट कर लें भी, किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन जो होगा वो सेट इटसेल्फ आएगा। आगे हमारे पास आएगा इंटरसेक्शन। जो लार्जेस्ट सेट होता है कोई भी जो दो सेट के कॉमन एलिमेंट को कंटेन करता है, यानी जो ऐसे एलिमेंट इंटरसेक्शन में आएंगे जो ए में भी कंटेन हो और बी में कंटेन हो। दो ये सेट है आपके सामने, अगर इनका हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो सेट जो कंटेन करेगा एलिमेंट वो 3 और 5 होगा। अदर एलिमेंट इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि वो हमने कहा भी कॉमन एलिमेंट लेने हैं तो टू सेट्स के, तो इसके सिंबल जो है वो ये वाला यूज होगा इंटरसेक्शन के लिए टू सेट के दरमियान। ये इसकी सॉल्व एग्जांपल है, ये आप देख लेंगे। प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की, कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन में होल्ड करता है, फिर एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। ये लॉ ऑफ एम्प्टी सेट कहलाते हैं। अगर किसी यूनिवर्सल सेट के साथ ए का इंटरसेक्शन ले, क्योंकि हमने जैसे अभी कहा भी ए इंटरसेक्शन बी, कोई भी दो सेट्स में अगर हो ए इंटरसेक्शन बी, तो उनका कॉमन एलिमेंट आएगा। तो यू के साथ इंटरसेक्शन अगर करते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ ए की, तो ए के ही एलिमेंट कंटेन करेगा, क्योंकि ए तो ऑलरेडी एग्जिस्ट यू में कर रहा है। अगर ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो वो तमाम एलिमेंट दोबारा आ जाएंगे। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटर लॉ भी होल्ड करता है इसके अंदर। एक राइट डिस्ट्रीब्यूटर लॉ होगा, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटर लॉ होगा। ये नोट चलें जी। ए इंटरसेक्शन जो नल सेट होता है वो नल सेट ही आएगा, क्योंकि ए में ऑलरेडी नल सेट एग्जिस्ट करता है। नल सेट के साथ कोई इंटरसेक्शन है तो दोनों में जो कॉमन है वो नल सेट ही आ जाएगा। अच्छा, दो सेट का डिफरेंट कैसे फाइंड करते हैं? टू सेट जी, आवाज आ रही? जी सर आ रही है। दो सेट का डिफरेंस कैसे किसी सॉल्व का वैसे करेंगे? माइक अगर ऑन ए और करके बी अगर ए और बी दो सेट्स हैं तो इनका डिफरेंस हमने फाइंड करना, तो हम ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में कंटेन कर रहे हैं उनको नहीं लेंगे, उनके अलावा लेंगे। जैसे ए और बी ये दो सेट हैं, अगर इनका ए माइनस बी में करता हूँ तो मैं ए के वो एलिमेंट्स ले रहा हूँ जो बी में कंटेन नहीं कर रहे। तो ए इसमें 4 इसमें भी कंटेन है, इसमें भी कंटेन कर रहा है, तो 4 को छोड़ के ए के वो एलिमेंट ले रहा हूँ जो बी में कंटेन नहीं कर रहे, ना कि बी के एलिमेंट पे हमारा फोकस नहीं होगा, ए के एलिमेंट्स पे फोकस होगा। यानी ए के कोई भी इधर अगर कॉमन आ रहा तो हम उसको छोड़ देंगे, उसके अलावा ए के लिखेंगे। ये कुछ सॉल्व एग्जांपल है, ये आप देख लेंगे। आगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? कंप्लीमेंट सेट का ये होता है जी, ये कंप्लीमेंट जो है वो इंटरसेक्शन होता है तकरीबन यूनिवर्सल सेट के साथ। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए जो होता है वो ऑल एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट कंटेन करता है। यूनिवर्सल सेट के वो तमाम एलिमेंट कंटेन करता है कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए जो सेट ए के एलिमेंट नहीं होते। ये ऐसे ही है जैसे आप कह रहे हैं भी माइनस हो रहा है, माइनस वाला सवाल भी
जैसे ए माइनस बी हमने किया ना, ऐसे ही कंप्लीमेंट में भी यही होगा। भी हम सेट यूनिवर्सल सेट के सेट वो एलिमेंट ले रहे हैं जो सेट ए में कंटेन नहीं कर रहे। मतलब ये अगर हमारे पास कोई भी यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए है, अगर मैं इसका कंप्लीमेंट फाइंड करूं तो मैं कैसे करूं? तो इसमें इसके कंप्लीमेंट में जो आ जाएंगे वो मेरे पास आ जाएंगे 2 4 5 6, क्योंकि ये वाहिद वो एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के जो ए से बिलोंग नहीं कर रहे। यानी कंप्लीमेंट किसी का सेट, किसी भी सेट का जो कंप्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट में के साथ, वो एक ऐसा सेट आएगा, वो ऐसे एलिमेंट पे मुश्तमिल होगा जो एलिमेंट्स ए में कंटेन या उस सेट में कंटेन नहीं कर रहे होंगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज या कंप्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट वो जो है एम्प्टी सेट होता है, और कंप्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट वो यूनिवर्सल होता है। ये आप देख लेंगे। अच्छा, ये कुछ प्रॉपर्टी हैं कंप्लीमेंट की सेट्स की भी। अगर ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ ए और ए कंप्लीमेंट यूनियन ए, ये इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट होगा। ये कंप्लीमेंट लॉ भी कहलाएगा। ये अगर कोई भी आप दो सेट ले लें, उनको यूनिवर्सल सेट बना के उनके साथ ये परफॉर्म भी करें, ये प्रॉपर्टी फायदा होल्ड करेंगी। अगर होल्ड नहीं करेंगी तो फिर या तो सेट में मसला होगा या आपके मैचिंग में मसला। ये कंप्लीमेंट लॉ कहलाता है। अच्छा, ये डी मॉर्गन लॉ है जी, ये वाला और ये वाला, इधर भी डैश आएगा। ए कंप्लीमेंट उसका दोबारा कंप्लीमेंट लें तो ए आ जाएगा। कार्डिनल नंबर जिसे हम बार बार जैसे पहले या ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ फिनिट सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। फिनिट सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको हम कार्डिनल नंबर या फिनिट सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको हम ऑर्डर ऑफ दी सेट कहते हैं या कार्डिनल नंबर कहते हैं। जैसा कि ये सेट है, इसके अंदर 5 एलिमेंट हैं तो इसका एन ए यानी कार्डिनल नंबर 5 है। अच्छा मैम, मेरा मैथ का हो गया, कोई सवाल है तो ले लें आप। जी ओके सर। जी किसी ने कुछ मैथ के बारे में पूछना है, कुछ समझ नहीं आई तो वो कह सकता है। दैट आई थिंक सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सर ने बहुत अच्छे से समझा दिया है। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकता है। मुझे तो डेफिनेशन याद हो गई है बल्कि। जी सर, आप फिजिक्स का कंटिन्यू करें। कोई भी कुछ कहना चाहे हैंड रेज कर सकता है। जी अताउल्लाह मोहसन सर, आपके कमेंट सुनना चाहूंगी मैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका माइक ऑन कर दिया है मैंने। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, सर ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाया है, और बाकी अपना टीचर हैं वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। खासतौर पर मैम इकरम जबीन साहब ने भी बहुत मेहनत से पढ़ाया मैम, और आप हैं इसी तरह जितने भी हैं मैम, बहुत ज्यादा आप मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू जी सर। आपकी बस मैं शफ़क़त है। यही सुनना चाह रही थी। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी मैं कंटिन्यू करूं जी? मैम आवाज आ रही है? जज़ाकिल्लाह सर। सर हसन आप कंटिन्यू करें। अच्छा जी, फिजिक्स में हमारा जो टॉपिक है वो आज फोर्सेस एंड मैकेनिक्स है। अच्छा, फोर्सेस
जो है लाजमी बात है किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई करने से लगेंगी। तो हम जब भी फोर्स हमारे माइंड में आती है तो फ़ौरन कोई ना कोई मशीन या कोई फिज़िकल मटेरियल वाली चीज़ हमें याद आ जाती है। तो मशीन जो है वो फोर्स लगाने का मेन ज़रिया हमारे पास, क्योंकि डायरेक्टली हम फोर्स नहीं ना लगा सकते। लाइक हैमर, अगर हैमर भी एक मशीन है, सिंपल मशीन, तो लोहे को आप मारेंगे तो हाथ अगर मारेंगे तो हाथ को चोट पहुंच सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल मशीनें जो हमारे पास हैं वो हमारे काम को उन्होंने नहायत इंसानी काम को जो है वो सिंपल कर दिया है और आसान कर दिया है। इसमें व्हील, एक्सल, पुली और इंक्लाइन प्लेन, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। फिर आ जाती हैं कम्प्लेक्स मशीन। उसके अंदर कार हैं, ट्रैक्टर्स हैं, एरोप्लेन्स हैं। तो वो कम्प्लेक्स मशीन है क्योंकि उनका एक प्रोसीजर है उनको चलाने के लिए। वो अकेला ऐसे तो नहीं भी आप हैंड में लें और यूज़ कर लें, उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं, तो इसलिए उनको हम कम्प्लेक्स मशीन कहते हैं। फिर हमारे व्हील एंड एक्सल के हवाले से हम डिस्कस करते हैं। व्हील एंड एक्सल जो है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जो व्हील है ये इंसानी तरीक़ की बहुत ही एक कह लें भी ग्रेटेस्ट जिसे इन्वेंशन कहते हैं ना, वो है। क्योंकि व्हील के बगैर तो हमारा जिसको कहते हैं ना ज़िंदगी का पहिया नहीं चल सकता, वो वाला हिसाब बना पड़ा। अब आप मोटर बाइक देख लें, कार्स देख लें, एरोप्लेन देख लें, हर चीज़ डिपेंडेंट है व्हील के ऊपर। तो व्हील एंड एक्सल जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल लिंक्ड है। एक्सल जो होता है वो आपको पता है भी, वो सेंट्रल रॉड होता है। दो टायर के, मिसाल कार का टायर है तो उसके दरमियान में सेंटर में एक रॉड होता है। तो वो रॉड उसको ग्रिप भी फराहम करता है और साथ साथ उसको रोटेट करने में मदद करता है अपने गिर्द। तो इसकी दो मिसालें हैं। एक तो या तो आप जो हैं फिक्स एक्सल वाली मिसाल भी एक है और एक है रोटेटरी एक्सल वाली। जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम उठाने के लिए अक्सर जो है वो फिक्स एक्सल होता है, और जो व्हील होता है ना उसका वो मूवमेंट करता है। जैसे पुराने ज़माने में पानी निकालना हो कुआं से या हैवी वेट उठाना है तो इसमें एक्सल फिक्स होता है, हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे होते हैं, व्हील एक्सल के गिर्द घूम रहा होता है। लेकिन हमने अगर स्पीड बढ़ानी है तो फिर हमें एक्सल को मूवमेंट देनी पड़ेगी। ये इसके डिफरेंट एग्जांपल हैं। स्क्रू ड्राइवर है जी, कार का जो एक्सल और व्हील का जो इंटरकनेक्शन है आपस में, वो सारी आप रीड कर लेंगे। आगे जी पुली है। पुली में भी फिक्स एक्सल होता है, उसमें जो व्हील होता है वो रोटेट करता है। पुली भी कह लें भी व्हील और एक्सल का एक कह लें भी कंबाइन जो है हसीन इम्तजाज है। इसके ज़रिए हम हैवी वेट उठा सकते हैं। कोई भी भारी कोई चीज़ है तो उसको उठाने के लिए ये पुली बेस्ट चीज़ है। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल और मोटर मैकेनिक्स में पता नहीं कितने कितने जो यूजेस हैं डेली लाइफ में, वो सारी सी एग्जांपल यहाँ पे मौजूद हैं। फिर इसकी तीन डिफरेंट काइंड आ जाती हैं। इसमें भी व्हील एक्सल का कंसेप्ट है। फिक्स पुली होती है। फिक्स पुली में क्या होता है जी, वो एक फिक्स बोर्ड के साथ लगी होती है। एक एंड पे वेट होता है, दूसरे एंड पे आप फोर्स लगा के उस वेट को उठा सकते हैं। इसमें जो व्हील होगा वो रोटेट करेगा एक्सल के गिर्द। मूवेबल पुली में क्या होता है जी, एक एंड जो होता है उसका फिक्स किया होता है, दूसरे एंड पे अगर फोर्स लगाते हैं तो इसमें जो पुली होती है वो वेट के साथ रोटेट करती है, यानी वेट के साथ ही पुली जाएगी, ना कि पुली फिक्स रहेगी। इसलिए हम इसको मूवेबल पुली कहते हैं। फिर हमारे पास थर्ड टाइप आ जाती है, ये पुली सिस्टम भी कहलाती है। इसमें एट अ टाइम फिक्स पुली भी यूज़ कर रहे होते हैं और मूवेबल पुली भी यूज़ होते हैं। इसको जो है जो हैवी मशीनरी वगैरह या ट्रांसफार्मर वगैरह इस तरह की चीज़ें इसको उनको उठाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इसकी जो आगे जी गियर है, ये भी एक व्हील और एक्सल का एक कह लें भी फ्यूजन है नए दौर की, यानी भी आगे आगे तरक्की पा रहे हैं हम। तो जो गियर है ये भी एक व्हील एंड एक्सल का कंसेप्ट इसमें आ रहा है। इसमें जो होते हैं उसके तीत होते हैं ऐसे ना, जो व्हील टाइप होता है ना इसकी डिस्क, उसके तीत होते हैं। तो एक दूसरे से मकसद इनका गियर का होता है जी, एक दूसरे वो एक तीत की तरह एक दूसरे में ऐसे इंटरकनेक्ट होते हैं, यानी डिफरेंट गरारियाँ जिसको हम कहते हैं, वो गियर के कंसेप्ट है।
गियर जो है वो फोर्स को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और उसको स्पीड को रिड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप मोटरसाइकिल पे बैठे हैं ऊंची जगह से नीचे जा रहे हैं, तो आप उससे मोटरसाइकिल अगर कंट्रोल नहीं हो रहा और आपकी ब्रेक्स भी काम ना करें, तो आपके पास फिर एक ऑप्शन बचता है, वो बचता है जी कि आप गियर लगा दें। गियर जैसे ही लगाएंगे बाइक वहीं पे यानी फ्रीज हो जाएगा, किसी में भी टायर रोकने की कोशिश करेगा। तो गियर को हम लिटरली स्पीड को रिड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये गियर ट्रेन क्या होती है, ये जो गियर आपस में दो या दो से ज़्यादा गियर जहाँ भी आपस में एक दूसरे से मिलकर टीम वर्क कर रहे होंगे, तो हम उसको गियर ट्रेन कहते हैं। एक होता है ड्राइविंग गियर, दूसरा होता है ड्रिवन गियर। ड्राइविंग गियर वो है जो ड्रिवन गियर के ऊपर फोर्स लगा रहा होता है, उसको भी मूवेबल कर रहा होता है। जब भी ड्राइविंग व्हील वो साइज में बड़ा होगा, ड्रिवन छोटा होगा, तो स्पीड इंक्रीज करेगी। जब अगर उल्टा होगा इससे, मतलब ड्राइविंग व्हील जो है वो छोटा होगा और ड्रिवन बड़ा होगा, तो फिर स्पीड फोर्स ज़्यादा चाहिए होगी, स्पीड भी कम होगी। ये यूजेस हैं गियर के अपनी डेली लाइफ में इंसान की, ये आप रीड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? लाइट, जैसा कि हमने उस दिन पढ़ा था भी, लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और ये जो जितने भी हम ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे बाहर की तरफ खारिज हो रही होती है, उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, जैसे सन है, बल्ब है, मून है। और ये जो ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होते या लाइट दे नहीं रहे होते, उनको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। लाइट ट्रांसपेरेंट मटेरियल से गुजर सकती है। मिसाल तौर पर ट्रांसपेरेंट है जिनके एक तरफ से देखें दूसरी तरफ से नज़र आ रहा हो, जैसे एक टेबल का जो शीशा रखा होता है वो भी ट्रांसपेरेंट होता है, पानी भी ट्रांसपेरेंट है। तो इनमें से लाइट गुजर जाती है। और जैसे ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स में से नहीं गुजर सकती, यानी जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते उनमें से लाइट नहीं गुजर सकती। अब देखते हैं ट्रांसमिशन, अब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या चीज़ है। ट्रांसमिशन ये भी, अगर कोई क्लियर है उसमें से अगर लाइट पड़ेगी तो गुजर जाएगी। ऑब्जर्वेशन कहाँ पे होगी? जो भी ओपीक ऑब्जेक्ट है तो वो लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी वो जो लाइट ऑब्जॉर्व होगी। जैसा कि हम गर्मियों में अगर ब्लैक क्लॉथ पहनते हैं तो उसमें हमें गर्मी ज़्यादा फील हो रही होती है, क्योंकि वो ज़्यादा लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, उसकी ऑब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा है। जब भी कोई स्मूथ या शाइनी सरफेस से टकराएगी तो लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सरफेस से टकराएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। आगे हम रिफ्लेक्शन देखते हैं। रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होती है? रिफ्लेक्शन ये होती है भी कोई भी आप अगर प्लेन मिरर है, शाइनी सरफेस वाला मिरर है, उसके ऊपर लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, ये जो लाइट आ रही है इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये जिस पॉइंट पे टकराएगी उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। ये इंसिडेंट होकर फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। फिर जी जो इंसिडेंट रे बनाएगी एंगल इसके साथ जो इसके रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी वो होगा रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल जो होता है परपेंडिकुलर लाइन होती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऊपर, लाइट के पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन को हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। अच्छा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? अभी इसके में रिफ्लेक्शन एंगल और इंसिडेंट एंगल इक्वल होते हैं, और जो ये तमाम चीज़ें इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं रिफ्लेक्शन के, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है, ये तमाम एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। तो ये तमाम दो चीज़ें मिलके ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बनाता है हमारे पास। अगर टाइप्स हैं रिफ्लेक्शन सरफेस की, स्मूथ सरफेस ऐसा सरफेस जो प्लेन सरफेस होता है, इसके ऊपर जितनी भी लाइन जो हैं वो रिफ्लेक्ट होंगी, वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, यानी यहाँ पे इंसिडेंट हुई और सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई। लेकिन अगर कोई हमारे पास अनइवन सरफेस है, यानी उसके ऊपर ऊंचाई और फिर ऐसे नीचे, तो इसके ऊपर जो इंसिडेंट रेज होंगी, गिरेंगी, वो डिफरेंट एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ये कुछ एप्लीकेशन है इस हवाले से भी, जो ये स्मूथ सरफेस और अनइवन सरफेस जो लाइट रेज गिर रही हैं
हमारी डेली लाइफ में उसकी एग्जांपल वगैरह। ये जो इमेज जो हमारा प्लेन इमेज बनाता है वो कैसे बनाता है, शाइनी सरफेस वो मिरर कलर आता है, स्मूथ होता है और फ्लैट होता है। हम इसमें इमेज दे सकते हैं अपना, ये टोटली वर्चुअल होता है, यानी जैसे हम शीशे के सामने से हटेंगे तो हमारा इमेज भी गायब हो जाएगा। ये अपराइट होता है हमारा इमेज, जो इमेज बनता है ना मिरर में, अपराइट यानी ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठा हुआ होता है। साइज का जो जेट का साइज जो होता है मिरर में, प्लेन मिरर में, वो सेम रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। कुछ और मजीद इसके हवाले से प्लेन मिरर प्रॉपर्टीज इसकी ये देख लेंगे आप। पिन होल कैमरा अगर बनाना है जी, मतलब पिन होल वो स्ट्रेट लाइन में जाती है। ये सबसे पहला जो पिन होल कैमरा जो है मुस्लिम साइंटिस्ट बनाया था अल हातिम ने, उसने पिन होल कैमरा याद किया था। ये एमसीक्यूज आ सकता है, जीके में भी पूछ सकते हैं, जनरल नॉलेज में भी, फिजिक्स में भी पूछ सकते हैं आपसे, पहला पिन होल कैमरा किसने बनाया था। आगे जी फॉर्मेशन इसकी ऐसे है अभी, क्यूब टाइप आप लेंगे डब्बा, उसमें फर्स्ट जो सामने वाला फेस है उसमें सुराख करेंगे, सामने वाली जो वाल होगी उसका कलर जो होगा वाइट कर दें आप। तो ये लाइट अगर गिरेगी इसके अंदर तो जो कोई ऑब्जेक्ट अगर इस जगह पे आप रखेंगे तो उसका इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे वाइट वाल पे आपको, जो वाइट आपने बैकग्राउंड किया उसके ऊपर इन्वर्टेड यानी उल्टा इमेज जो बनेगा उसका उल्टा आपको नजर आएगा, सेम साइज में और सेम कलर में। अच्छा, रिफ्लेक्शन सरफेस क्या हम यूज़ क्या कर सकते हैं, बहुत सारे यूज़ हैं। पेरिस्कोप बना सकते हैं। पेरिस्कोप क्या होती है, ये एक ट्यूब होती है, इसके इसको इस्तेमाल करते हैं दीवार की दूसरी तरफ देखने के लिए। एक ट्यूब के ऊपर कंटेन करती है और पेरिस्कोप के अंदर दो मिरर लगे होते हैं, प्लेन मिरर, ये कि इस कॉर्नर पे लगा हुआ है और दूसरा इस कॉर्नर पे लगा हुआ है। तो ये इधर से आप देखेंगे तो ये लाइट ऊपर से रिफ्लेक्ट हो रही है इधर आगे, यानी ये आप परिंदा आप देख रहे हैं जी, ये लाइट इधर ये प्लेन मिरर लगा हुआ है, इधर से रिफ्लेक्ट होकर नीचे आई, ये दूसरा कॉर्नर पे लगा हुआ है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर हमने हमारी आइज तक पहुँच गई तो हमने उसको इमेज देख लिया। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को हम डिस्टेंस देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे चांद वगैरह, और अगर कोई और गैलेक्सी में स्टार जो नियर बाई है उसको देखने के लिए। माइक्रोस्कोप जैसे नाम से ज़ाहिर है माइक्रोस्कोप, तो ये छोटे पार्टिकल, बैक्टीरिया और इस तरह के जो जर्म्स हैं इनको देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये टिनी जितने भी है ऑर्गेनिज्म हैं उनको देखने के लिए। टाइप्स ऑफ मिरर में हमारे पास है प्लेन मिरर भी है, फिर हमारे पास कर्व मिरर आ जाते हैं। कर्व मिरर क्या होते हैं, कर्व मिरर में दो चीज़ें हैं जी, कनकेव है मिरर और एक है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर जो होता है उसका इनर कर्व्ड सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग होता है, कन्वेक्स जो होता है वो आउटर कर्व सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। जी यूजेस हैं, यानी प्लेन मिरर के यूजेस क्या हैं और कन्वेक्स मिरर के क्या यूजेस हैं हमारी लाइफ में, फिर कनकेव मिरर के हमारी लाइफ में क्या यूजेस हैं, ये आप देख लेंगे। मेरी तरफ से कोई सवाल है तो वो ले लें प्लीज। जी जी सर, बिल्कुल। अगर आप डियर पार्टिसिपेंट्स आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं।
जी रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, आपका कोई क्वेश्चन है? आप हैंड रेज करें अगर आप सर से कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर मेरी आवाज क्लियर है? जी जी आ रही है बात। थैंक यू। मैम आई थिंक इनका क्वेश्चन नहीं है। मैम सारदा, कैन यू हेयर मी? तो सेशन फिर ऑफ कर देते हैं अगर कोई क्वेश्चन नहीं है इनका तो। जी मैम, सर अगर मौजूद है, अगर कुछ कहना चाहें तो ठीक है, वरना ऑफ करते हैं इंशाल्लाह। मिलते फरहाना अख्तर का हैंड रेज कीजिए। फरहाना अख्तर, आप पूछिए क्या पूछना चाह रही हैं? आई थिंक गलती से हो गया, कुछ ना कुछ नहीं है। जी मैम आई थिंक फिर ऑफ करना चाहिए। चलिए जी, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं इसी टाइम। अल्लाह हाफिज। जी आई थिंक हमारी तरफ ये नेटवर्क का इशू है, जो सर की भी आवाज चली गई है, मेरी भी अब काफी देर के बाद ऑन हुई है। टाइम भी वैसे होने वाला है, किसी ने क्वेश्चन कोई करना है तो हैंड रेज कर लें, वरना अल्लाह हाफिज। आज बस 1-2 मिनट पहले ही छोड़ रहे हैं क्योंकि नेटवर्क का इशू है। अल्लाह हाफिज।